Today we are going to start the cell cycle control system. We will discuss in video how to regulate cell cycle. किसी फेज से किस फेज में जाता है और कैसे डिवाइड करता है, कि हम कहते हैं कि एक सेल एक फेज से दूसरी फेज में कैसे जाता है और वहाँ जाकर डिवाइड कैसे होता है। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट कर रहे होते हैं। The sequential events of the cell cycle are directed by a distinct cell cycle control system which is similar to a clock. हम कहते हैं कि जो cell cycle control system है ये हमें एक क्लॉक की तरह का नज़र आता है, बिल्कुल ऐसी जैसे एक क्लॉक की शक्ल होती है वैसे ही सेल साइकिल जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी भी शक्ल हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम है इसमें बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल्स होते हैं। एक उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने कहा कि किसी फेज से किस फेज़ में जाता है और कैसे डिवाइड करता है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं। अब उन फैक्टर्स में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं HGH की, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हम कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा सक्रीट होगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, एक्सटर्नल फैक्टर की अगर बात करें। उसके अलावा हम बात करें अगर जैसे इंटरनल फैक्टर की बात करें तो हम कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर जो है ये सेल के अंदर होंगे। एक्सटर्नल में हम सेल के बाहर की बात कर रहे होते हैं, इंटरनल में सेल के अंदर जो फैक्टर मौजूद होते हैं उसको हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल फैक्टर एक्टिव होगा उसके बाद इंटरनल फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होगा, जो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ सिग्नल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड देन इंटरनल नॉट गोज ऑन नॉट डिवाइड ऑन। ठीक है, कि अगर तो एक्सटर्नल फैक्टर से हमें सिग्नल ना आए तो जो इंटरनल फैक्टर है वो आगे डिवाइड नहीं होगा, इंटरनल फैक्टर में मज़ीद चेंजिंग्स नहीं होंगी, इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर बात करें ह्यूमन ग्रो की बात करते हैं, जैसे स्किन ग्रो है, हाइट ग्रो कर रही है, उसकी ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही होती है उसके एक्सटर्नल फैक्टर देन उसकी इंटरनल फैक्टर पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नल बाहर से आएगा, उसके बाद जो इंटरनल फैक्टर है उसमें जो चेंजिंग्स हैं वो होंगी। अगर तो एक्सटर्नल से नहीं आएगा तो जो सेल है उसमें चेंजिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी हमने बात की कि सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारे पास इंटरनल फैक्टर होते हैं और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। उसके अलावा अब हम बात करें अगर इंटरनल फैक्टर्स की, कि इंटरनल फैक्टर्स में कुछ चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं और कुछ रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं। अब चेक पॉइंट्स क्या काम करते हैं? द क्लॉक हैज़ स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स वेयर द सेल साइकिल स्टॉप्स अंटिल अ गो हेड सिग्नल इज़ रिसीव्ड। अब उन चेक पॉइंट्स का क्या काम है कि इन्होंने हमें बताना है कि जो सेल है वो रेडी है या नहीं रेडी, कि वो नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए तैयार है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें चेक पॉइंट से पता चलती हैं। उसके अलावा चेक पॉइंट्स में जो चीज़ें ये काम कर रही होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चेक पॉइंट्स की। अब भैया हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें कि इंटरनल फैक्टर्स में कुछ चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं कि हमें बताते हैं कि सेल रेडी है या नहीं नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए। उसके अलावा अगर हम चेक पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर में हम चेक पॉइंट्स की बात करें तो ये आपको मेंशन भी हुआ है, रेड कलर में जो मेंशन हुआ है वो चेक पॉइंट्स हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, इंटरफेस को डिस्कस किया था, उसमें हमने ये G1S और G2 फेज़ के बारे में पढ़ा था। इसमें अब 3 चेक पॉइंट्स हैं और ये रेड कलर में मेंशन हुआ है। सबसे पहले जो है G1 के लास्ट पे जो चेक पॉइंट है वो है G1 चेक पॉइंट, जिसको हम G1 और S भी कहते हैं, G1S चेक पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि ये G1 के लास्ट पे है। उसके अलावा नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है S में कोई चेक पॉइंट नहीं है। उसके बाद G2 चेक पॉइंट है, वो G2 के लास्ट में एक चेक पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं G2 चेक पॉइंट या फिर G2M चेक पॉइंट भी उसे बोला जाता है। उसके बाद थर्ड चेक पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, वो M चेक पॉइंट है। ठीक है, ये चेक पॉइंट जो है ये M चेक पॉइंट कहलाता है। अभी हमने बात की 3 चेक पॉइंट्स हैं, एक जो है वो G1 है, दूसरा G2 है, उसके अलावा जो तीसरा चेक पॉइंट है वो है M चेक पॉइंट। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन है और ये सेल साइकिल कंट्रोल में किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि G1 चेक पॉइंट जो है वो G1 चेक पॉइंट जो है वो G1 के आखिर पर होते हैं। ठीक है, और इस जो चेक पॉइंट है इस सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि अगली फेज़ में हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऐसे ही G2 सेल की अगर बात करें तो G2 में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें माइटोटिक फेज़ में चाहिए होती हैं।
उसके अलावा माइटोटिक फेज़ पे ये जो एम चेक पॉइंट है ये कहाँ पर मौजूद है, ये माइटोटिक फेज़ में जो मेटाफेज़ मौजूद है, ये एक चेक उस मेटाफेज़ पर एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। और उस जो हम क्योंकि हम बात करते हैं माइटोटिक फेज़ में हमने 4 जो फेज़ पढ़ी थी, ठीक है। अब उसमें एक मेटाफेज़ थी, उस मेटाफेज़ के अंदर एम चेक पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो एम चेक पॉइंट है इसका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। अब इसके अलावा अभी ये तो हमने देख लिया कि हमें एक क्लॉक की तरह का कंट्रोल सेल कंट्रोल सिस्टम नज़र आ रहा है। इसके अंदर 3 हमारे पास फेजेस हैं, G1 S G2। उन तीनों फेजेस के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि सेल जो है वो रेडी है या नहीं, वो नेक्स्ट फेज़ में जाएगा या नहीं जाएगा। अब इसके अलावा फॉर मैनी सेल्स द G1 चेक पॉइंट सीम्स टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो वो जो G1 चेक पॉइंट है, ये जो सबसे पहले G1 चेक पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेल साइकिल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल साइकिल में है, क्योंकि ये हमें बताता है इफ़ सेल हैव अ डैमेज DNA द सेल विल नॉट एबल टू डिवाइड, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो DNA है वो डैमेज है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वो डैमेज होगा तो फर्दर जो उसकी डिवीजन है वो नहीं होगी, इसलिए G1 चेक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ सेल रिसीव अ गो हेड सिग्नल at the G1 checkpoint it will usually complete the S, G2 and M phase and divide, कि अगर हमें G1 फेज़ में अगर हमें फॉरवर्ड के आगे से फॉरवर्ड करना है, नहीं करना, कोई सिग्नल मिलता है, हमें एक सिग्नल रिसीव होता है G1 चेक पॉइंट में, तो ये अपनी S फेज़ और G2 फेज़ कंप्लीट करता है, M फेज़ कंप्लीट करता है और फिर फर्दर डिवीजन का काम करता है। इसके अलावा अगर यहाँ G1 फेज़ में हमें कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमें कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा, देन ये जो है जो आगे इसने फर्दर डिवीजन का काम नहीं करना, ठीक है। इट विल एग्जिट द साइकिल स्विचिंग इनटू अ नॉन डिवाइडिंग स्टेट कॉल्ड द G0 फेज। फिर वहाँ पे क्या होगा कि इसने फर्दर आगे डिवीजन का काम नहीं करना, ये वहाँ से सेल को एग्जिट कर जाएगा और फिर ये इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, G0 फेज कहते हैं, ठीक है। कि पहले वो डिवीजन हो रही थी, एम फेज़ में जाके हम कहते हैं डिवीजन हो जाती है, लेकिन अब वहाँ पे उसको सिग्नल नहीं मिला तो वो G0 फेज़ में जाके डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो G1 में अगर सिग्नल मिल रहा होगा तो हम कुछ उसको पॉजिटिव सिग्नल भी कहेंगे, उसके अलावा कुछ नेगेटिव सिग्नल्स भी होते हैं जो कि उसको स्टॉप का काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हमने कहा कि G1 चेक पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आती है। तो इसको एक डायग्राम में भी देख लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसमें बता रहे हैं कि ये G1 चेक पॉइंट दिखाया हुआ है कि सेल रिसीव अ गो हेड सिग्नल। अब G1 चेक पॉइंट में जैसे एक लाइट आपको नज़र आ रही है, उन्होंने एक लाइट की फॉर्म में हमें दिखाया हुआ है कि अभी हमें ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि G1 चेक पॉइंट जो है सिग्नल दे रहा है, ठीक है, सेल को सिग्नल मिल रहा है कि वो आगे मूव करे। अब बी डायग्राम में देखें, सेल इज़ नॉट रिसीव अ गो हेड सिग्नल, यहाँ पे रेड लाइट शो हो रही है। अब यहाँ पे सेल को जो है सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है। पहले सिग्नल मिल रहा था तो वो आगे मूव कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा, अब इसने सेल को एग्जिट कर देना है और इसको हम कहेंगे G0 फेज़। उसके अलावा सेल साइकिल क्लॉक की अगर बात करें, इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी आती हैं, तो ये भी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन है। अभी हमने G1 की बात कर ली, अब हमने G1 की दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने बात की कि हमने डैमेज DNA को चेक करना होता है। उसके अलावा इसमें जो सेल का साइज़ है उसकी भी ग्रोथ होती है, जो सेल का साइज़ है वो भी फर्दर ग्रो करता जाता है, तो वो भी G1 में जो है उसके साइज़ ने ग्रो करना होता है, मैच्योर होना होता है। उसके अलावा इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देन सेल इज़ कमिटेड फॉर सेल डिवीजन दैट इज़ आफ्टर G1, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है वो सेल डिवीजन के लिए उसने फर्दर आगे जो है जाना होता है, यहाँ पे वो बिल्कुल रेडी हो जाता है एस फेज़ में जाने के लिए, हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन चेक कर रहा है, ये G1 चेक पॉइंट चेक करता है। उसके अलावा अगर सेकंड चेक पॉइंट की बात करें तो वो G2 चेक पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की थी कि एस चेक पॉइंट जो है एस फेज़ में कोई चेक पॉइंट मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो क्योंकि एस में कोई चेक पॉइंट नहीं है, ये दोबारा हम डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें एक तो G1 चेक पॉइंट था, एस फेज़ में कोई चेक पॉइंट नहीं है। उसके अलावा G2 में जाके हमने एक चेक पॉइंट देखा, G2 के लास्ट पे, जिसको हम G2 चेक पॉइंट कह रहे हैं। अब G2 चेक पॉइंट ने क्या काम करना है, इसने दो चीज़ें देखनी है, इसने एस फेज़ के भी देखनी है और उसने G2 में भी जो भी चेंजिंग्स हो रही हैं वो सारी चीज़ें भी इसने देखनी होती हैं। तो G2 में जो G2 चेक पॉइंट है
इसने क्या चीज़ें चेक करनी है, इसने डीएनए रेप्लिकेशन को चेक करना है, उसके अलावा इसने प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एटीपीज़ प्रॉपर्ली सिंथेसाइज्ड हो रही हैं या नहीं हो रही है चीज़ें इसने देखनी है। उसके अलावा थर्ड इसने ट्यूबुलिन को भी देखना है कि ट्यूबुलिन जो है वो सफिशेंट है, या एक प्रोटीन हमने पढ़ी थी ट्यूबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये जो G2 चेक पॉइंट है ये भी चेक करेगा कि ट्यूबुलिन सफिशेंट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें G2 चेक पॉइंट जो है ये चेक करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन, proteins, enzymes, ATPs properly synthesized or not, and tubulin sufficient or not। ठीक है। उसके अलावा अब आगे हम बात करेंगे, दो प्रोटीन्स हैं हमारे पास जो सेल साइकिल को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि हमने कहा था उन चेक पॉइंट्स में कुछ रेगुलेटर्स भी हैं। तो ये जो 2 प्रोटीन्स हैं इसको हम कहते हैं कि दीज आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल कंट्रोल, एंड दैट इज़ द साइक्लिन। एंड नेक्स्ट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसको हम कहते हैं CDKS। तो अगर इसकी बात की जाए साइक्लिन और साइक्लिन की, तो ये कुछ प्रोटीन्स की एग्जांपल है जिसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन गेट इनिशिएटेड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और इसको जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट है ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स में आते हैं कि यहाँ पे डिवीन होती है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। यहाँ पे कुछ फॉस्फेटेज एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, एसेसरी प्रोटीन्स की अगर बात करें तो कुछ फॉस्फेटेज एंजाइम भी मौजूद हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पर हमें बताती हैं कि ये प्रोवाइड करती हैं पॉजिटिव सिग्नल टू ग्रो एंड डिवाइड। यहाँ पे आगे हमें बताएंगे कि इन्होंने ग्रो करना है या इन्होंने डिवाइड करना होता है। इसके अलावा कुछ अगर ये पॉजिटिव सिग्नल्स की बात करें तो कुछ फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन एंड CDKS फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल। अब इसमें फ्लक्चुएशंस की अगर बात करें तो कुछ डैमेज अगर करें, हमारे सेल में कोई डैमेज आ जाता है या कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो कुछ नेगेटिव सिग्नल्स भी होते हैं कि वो इसको स्टॉप कर देते हैं। ये पॉजिटिव थे, ये डिवीजन का काम करते हैं साइक्लिन। अब कुछ अगर फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं तो कुछ नेगेटिव सिग्नल्स आ जाते हैं जो कि स्टॉप का काम करते हैं। अब उसमें P53, P21 आते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं, ये तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स थी जो डिवीजन का काम कर रही थी। अब कुछ और भी प्रोटीन्स हैं जैसे P53, P21, ये स्टॉप का काम करती हैं। कि अगर हम कहते हैं कि सिग्नल्स कंट्रोल बाय सम प्रोटीन वेदर टू गो फॉर सेल डिवीजन और नॉट। ठीक है, कि इन्होंने क्या काम करना है कि अगर ये देखती हैं कि कोई चेंजिंग्स आ गई, कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, तो वो ये डिवीजन को वहीं पर स्टॉप कर देती हैं कि आगे सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये P53 और P21 काम करती है। उसके अलावा इसमें भी कुछ और एसेसरी प्रोटीन्स हैं जो कि स्टॉप का काम करती हैं, जैसे कि ATM है, ATK वगैरह है, ये एसेसरी प्रोटीन्स है, लेकिन जो मेन है वो P53 और P21 है। तो ये अभी हमने बात की कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स और कुछ नेगेटिव सिग्नल्स की, जो कि बहुत ज़रूरी था कि कुछ अगर सेल जो है उसमें कोई सिग्नल कंट्रोल नहीं हो रहे, कुछ उसमें डैमेज आ गया है, तो उसको कौन जो है स्टॉप करेगी और उसको डिवाइड कौन करती है, ये भी हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें MPF की, तो MPF की अगर बात की जाए तो क्या है MPF? ये मैचुरेशन, इसको कहते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। इज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स दैट ट्रिगर अ सेल पैसेज पास द GTK चेक पॉइंट इनटू द M फेज। तो ठीक है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, उसके अलावा इसको M फेज भी कहा जाता है। इसे कहते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर सेल साइकिल चेक पॉइंट दैट रेगुलेट पैसेज ऑफ सेल। इसका क्या काम होता है कि इसने सेल का जो पैसेज है उसको रेगुलेट करना होता है, दैट रेगुलेट पैसेज ऑफ सेल फ्रॉम G2 फेज टू M फेज। ठीक है, कहाँ से? G2 फेज से M फेज के दौरान। इट इज़ आल्सो नोन एज द G2 चेक पॉइंट एंड इंश्योर दैट DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग S फेज डिड नॉट प्रोड्यूस एनी मिस्टेक्स। इसके अलावा ये भी चेक करता है कि जो S फेज़ है वो DNA रेप्लिकेशन के दौरान कोई मिस्टेक कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें CDK और साइक्लिन की बात करें कि इसको कौन एक्टिव करता है और कौन एक्टिव नहीं करता, तो ये दोनों जो हैं ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। ठीक है, CDK की अगर बात करें तो इट इज़ प्रोटीन काइनेज एंजाइम। उसके अलावा ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरफेस टू माइटोसिस। ठीक है, ये इनएक्टिव होती है पहले, जब तक इसके साथ साइक्लिन अटैच नहीं हुई होती। जो CDK है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये जो साइक्लिन है इसके साथ अटैच होगी CDK के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगी।
पहले इनएक्टिव थी, जैसे ही साइक्लिन इसके साथ अटैच हुई तो ये एक्टिवेट हो गई, ठीक है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो इनका अब ये इसका एमपीएफ का इसके साथ क्या रोल है कि जब उसने उसको एक्टिव कर दिया सीडीके को साइक्लिन ने, तो फिर ये दोनों मिलके क्या करेंगी, सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने एमपीएफ को भी एक्टिव कर देना है, ये जो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है इसको भी एक्टिव कर देते हैं, और वहाँ पे क्या होगा कि फिर सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ साइक्लिन अटैच नहीं हुआ होगा, विदाउट साइक्लिन द सेल साइकिल एंटर्स इनटू जी नॉट फेज एंड द साइक्लिन इज डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ सेल साइकिल। अगर तो साइक्लिन, क्योंकि साइक्लिन का काम है इसने एक्टिव करना है इसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को, ठीक है। जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे ये एक्टिव हो जाएंगे, और ये किसको एक्टिव करेंगे, ये एमपीएफ को एक्टिव करेंगे। फिर जब एमपीएफ एक्टिव हो जाएगा तो फिर होगा, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि सेल डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर साइक्लिन एक्टिव नहीं है तो फिर क्या होगा, जब साइक्लिन एक्टिव नहीं होगी तो जो सेल डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि वो जी नॉट फेज में चला जाएगा, और फिर एंड पे साइक्लिन क्या करेगी, साइक्लिन डिस्ट्रॉयड द एट द एंड ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। साइक्लिन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी एट द एंड ऑफ द सेल साइकिल। तो ये भी हमने बात कर ली साइक्लिन की और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की। इसके अलावा इसका रोल हमने एमपीएफ में भी देख लिया। इसके अलावा अगर हम एम फेज की बात करें तो जब हम कहते हैं कि व्हेन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देन सेल गोज टू एम फेज, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, साइक्लिन सीडीके के साथ मिल जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो के सारी चीज़ें सही जा रही हैं, अब सेल जो है उसने एम फेज में जाना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं हेयर वन चेक पॉइंट एट द एंड ऑफ द मेटाफेज एंड इट इज़ नोन एज द एम चेक पॉइंट, ठीक है। हम कहते हैं कि मेटाफेज पे एक चेक पॉइंट मौजूद है जो एम चेक पॉइंट है। इसके अलावा इस एम चेक पॉइंट का एक और नाम भी है जिसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, जिस तरह स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट है, इसी तरह जो हमने सबसे पहले जीवन चेक पॉइंट पढ़ा था उसका भी एक और नाम होता है, उसको रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी कहते हैं, उसके अलावा इसको स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने एम चेक पॉइंट के 2 नाम पढ़े, इसी तरह जीवन चेक पॉइंट के भी 2 नाम थे, एक रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और जीवन चेक पॉइंट। उसके अलावा जो एम चेक पॉइंट है इसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब सारी चीज़ें सेल बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है तो यहाँ पे सब कुछ ओके है, तो अब ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी सेल अगर नॉर्मल है तो उसने एम चेक पॉइंट में चले जाना है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि सेल नॉर्मल नहीं है तो चेंजिंग्स आ गई हैं, तो ये जो साइक्लिन और सीडीके हैं समटाइम्स प्रॉब्लम को फिक्स भी कर देते हैं, फिर वो आगे पास भी कर देता है, लेकिन समटाइम्स वो उसको फिक्स नहीं करता और उसको सेल को वहीं किल कर देता है, ठीक है। तो अब जब इसमें चीज़ें सही हो गई हैं, वो एम फेज में चला गया है, तो अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो यहाँ पे चेक करनी है वो क्या है, वो है स्पिंडल फाइबर, क्योंकि हम इसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे चेक करता है कि वेदर द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट, कि यहाँ पे उसने चेक करना है कि स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के काइनेटिक कोर के साथ अटैच है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वो उसके साथ प्रॉपरली अटैच होगा तो वो हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये वो स्प्लिट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो प्रॉपरली अटैच नहीं है देन कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और फिर वो जो है स्प्लिट नहीं होगा। अब जैसे ये हमने भी जो कुछ भी डिस्कस किया ये सारा इसमें साइकिल में हमें नज़र आ रहा है, ये साइक्लिन एक्यूमुलेशन है, जिसमें भी हमने बात की थी कि सीडीके जो है वो पहले इनएक्टिव होता है, देन उसके अलावा जो साइक्लिन है उसके साथ मिलता है और उसको एक्टिव कर देता है, फिर वो एक दोनों चीज़ें सीडीके और साइक्लिन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो एमपीएफ होता है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। अब एमपीएफ एक्टिव हो गया, सीडीके और साइक्लिन के मिलने से एमपीएफ एक्टिव हो गया। अब एमपीएफ जब एक्टिव हो जाता है, एमपीएफ ने जो है आगे फर्दर सेल डिवीजन करनी होती है, लेकिन अगर तो उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, जैसे इसमें आगे दिखाया हुआ है कि अगर जो है कोई उसमें चेंजिंग आ गई है, साइक्लिन एक्टिव नहीं हुआ, देन साइक्लिन इज डिग्रेडेड, उसके अलावा फिर जो है वो सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगा, देन इट विल गोज इनटू जी नॉट फेज, ठीक है, वो उसमें चला जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म था दैट हेल्प रेगुलेट द सेल साइकिल। इसके अलावा स्टॉप एंड गो साइंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिग्नल्स एट द चेक पॉइंट्स। तो अभी हमने सारी डिटेल देखी चेक पॉइंट्स की। उसके अलावा अगर हम बात करें
an example of internal signal is that the kinetochore not attached to spindle microtubules send a molecular signal that delays anaphase. कि sometimes अगर internal signal की बात करें कि kinetochore attach नहीं है spindle microtubules के साथ, तो फिर anaphase भी जाहिर सी बात है डिले हो जाएगी. इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं ग्रोथ फैक्टर्स की अगर बात करें, कुछ प्रोटीन्स हैं जो रिलीज़ होती हैं दैट स्टिमुलेट अदर सेल्स टू डिवाइड. फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जिसको हम PDGF कहते हैं. अब ये हमारे पास एक प्रोटीन है, हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ प्रोटीन रिलीज़ हो रही हैं. अब कुछ प्रोटीन जब रिलीज़ हो रही हैं, इसमें हमने बात की कि जो PDGF है ये ग्रोथ फैक्टर है डेट्स रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन. इसका काम होता है कि इसने रेगुलेट करनी होती है सेल की ग्रोथ और सेल की डिवीजन. उसके अलावा इट रेगुलेट वाउंड हीलिंग प्रोसेस. जैसे ही कोई इंजरी होती है ह्यूमन के अंदर, कोई इंजरी होती है तो ये उस टाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं. उसके अलावा ये हीलिंग का जो है वो काम कर रहे होते हैं. इट स्टिमुलेट्स द डिवीजन ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट सेल्स इन कल्चर. ठीक है, PDGF की अगर बात करें तो ये क्या काम कर रही होती है, ये इट रिलीज ड्यूरिंग इंजरी एंड इट्स रेगुलेट वाउंड हीलिंग प्रोसेस. हीलिंग प्रोसेस के तौर पे ये इस्तेमाल होती है. जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक हमारे पास बैटरी प्लेट है, उसके अलावा ये विदाउट PDGF सेल्स फेल डिवाइड. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि PDGF के बगैर जो है सेल्स जो हैं वो फेल टू डिवाइड हैं, सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहे. उसके बाद जो है आगे बात हो रही है कि विद PDGF सेल प्रोलिफरेट. ठीक है, अगर विदाउट PDGF दे आर नॉट डिवाइड एंड विद PDGF दे आर डिवाइड. ठीक है, तो ये एग्जांपल थी कुछ एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स की कि PDGF जो है वो ड्यूरिंग इंजरी रिलीज़ होता है. तो ये आज हमने पढ़ा कंट्रोल साइकिल कैसे होता है, सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम क्या है. तो अब हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा. आज के लेक्चर में हमने कुछ चेक पॉइंट पढ़ा कि 3 चेक पॉइंट्स पढ़े कि एक G1 चेक पॉइंट, दूसरा जो है वो G2 चेक पॉइंट एंड थर्ड वन इज़ M चेक पॉइंट. ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इन चेक पॉइंट के जो हैं वो क्या फंक्शंस हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. इंटरनल फैक्टर की अगर बात करें तो कुछ चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं जिनमें कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो ये सारे काम करवा रही होती हैं. उसमें कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव रेगुलेटर्स भी होते हैं. पॉजिटिव रेगुलेटर की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं करवा रहा होता, लेकिन जो नेगेटिव रेगुलेटर है वो इतनी ज़्यादा करवा देता है कि सेल का खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहता. ठीक है, जैसे कैंसर की बात करते हैं. इसके अलावा हमने बात की थी G1 चेक पॉइंट की, G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट की कि G1 चेक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने गो हेड सिग्नल देना होता है. अगर ये सिग्नल देगा तो वो जो है नेक्स्ट फेज में मूव करेगा. अगर वो सिग्नल नहीं देगा देन इट गो इनटू द G0 फेज. इसके अलावा सेकंड चेक पॉइंट हमने G2 पढ़ा. इसमें क्या था पढ़ा हमने कि G2 चेक पॉइंट का काम क्या है, इसने जो S चेक पॉइंट में भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी देखना है, G2 में जो हो रही हैं उसमें उसको भी देखना है. सॉरी, S चेक पॉइंट नहीं, S फेज़ में और G2 फेज़ में भी जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी देखना है क्योंकि S फेज़ में चेक पॉइंट मौजूद नहीं होता. इसका क्या काम है, इसका DNA रेप्लिकेशन देखना, प्रोटीन एंजाइम्स ATP प्रॉपर्ली सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे. उसके अलावा ट्यूबुलेंस सफिशेंट है या नहीं है. उसके अलावा हमने बात की M चेक पॉइंट की. तो यहाँ पे क्या था कि जब सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है देन द सेल गोज टू M फेज. हेयर वन चेक पॉइंट एट द एंड ऑफ द मेटा फेज एंड इट इज़ कॉल्ड द M चेक पॉइंट और द स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट. अब स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट का क्या काम होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चेक हेयर वेदर द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट. इफ नॉट अटैच देन कॉम्प्लिकेशंस अकर. इफ प्रॉपरली अटैच देन इट्स स्प्लिट. इसके अलावा हमने मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर की बात की थी कि एक इसमें 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं. मेटाफेज की अगर बात करें मेटाफेज की तो यहाँ पे 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात की, एक साइक्लिन की बात की, उसके अलावा दूसरे हमने CDKs की बात की. तो CDKs पहले इनएक्टिव होता है, साइक्लिन उसके साथ अटैच होता है, उसको एक एक्टिव करता है. ये दोनों मिलके एक MPF मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर हम कहते हैं एक सेल साइकिल है, सेल साइकिल में मौजूद है. एक चेक पॉइंट है जो सेल है उसको रेगुलेट करता है, जिसको हम कह रहे हैं कि इसने रेगुलेट करना है फ्रॉम G2 फेज टू M फेज. उसके अलावा हम कहते हैं कि यहाँ पे ये भी चेक करता है कि DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग S फेज डिड नॉट प्रोड्यूस एनी मिस्टेक्स. कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ये भी चीज़ें चेक करनी होती हैं. तो जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं तो उसके बाद जब साइक्लिन और CDK के मिलने से MPF जो है वो एक्टिव हो जाता है तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब अगर तो साइक्लिन एक्टिव नहीं हुआ तो MPF भी एक्टिव नहीं होगा, फिर जो सेल की डिवीजन है वो भी स्टार्ट नहीं होगी.
ठीक है। तो फिर वो जो सेल की डिवीजन स्टार्ट नहीं होगी, सेल की डिवीजन बिल्कुल वहाँ पे रुक जाएगी, और फिर जब डिवीजन रुक जाएगी तो फिर वहाँ पे ये जी नॉट फेज में चला जाएगा। तो ये था सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम।